हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 24 जून 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज आप लोगों को आपकी ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी की वीडियो मिल जाएगी, यानी कि ज्योग्राफी को कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसके क्या सोर्स होने चाहिए, कौन से चैप्टर को किसके साथ पढ़े, सारे सवालों के जवाब आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो शाम 8 बजे तक आप उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा। 8 बजे से पहले ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है अ मर्डर ऑफ क्रोज, हाउ केन्या प्लान्स टू गेट रिड ऑफ नेटिव इंडियन स्पीशीज। देखिए, केन्या जो कि एक देश है अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अंदर, और वहाँ की गवर्नमेंट ने जो इंडियन स्पीशीज़ के कौवे हैं, क्रोज हैं, उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। क्या युद्ध कहना इसको बहुत बड़ी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो युद्ध ही कर रहे हैं इन कौवों के साथ में। लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि यहाँ पर केन्या और जो केन्या के निवासी हैं उन लोगों को लग रहा है कि हमें इन कौवों से पीछा छुटवाना है। ऐसी क्या नौबत आ गई होगी, सोचिए। फोटो से आप समझ पा रहे होंगे कि कौवे इनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जानवरों को, भेड़ बकरियों को इनको चोट पहुंचा रहे हैं, जोखिम उनको कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, साथ में लोगों को भी ये परेशान कर रहे हैं। लोगों को परेशान कैसे कर रहे हैं? डिकेड्स हो गए हैं, दशक हो गए हैं। जो ये इंडियन स्पीशीज़ के क्रोज है, जिनको केन्या के अंदर हाउस क्रोज के नाम से भी जाना जाता है, ये वहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ है बर्ड्स की, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के जो पक्षी हैं, उनको वहाँ से भगा रहे हैं और उनकी जगह खुद वहाँ पर ले रहे हैं। अब ये क्या करते हैं? टीम बनाकर हमला करते हैं। ये 6, 7, 8 कौवे एक साथ आएंगे। किसी एक का जो नेस्ट होगा, मान लीजिए वहाँ पर कोई बर्ड है, उसने अपना घोंसला बना रखा है, नेस्ट बना रखा, उसके ऊपर ये हमला करेंगे। वहाँ से उस जो पंछी था, चाहे वो कोयल हो, चाहे वहाँ की लोकल कोकिला नाम से एक बर्ड होता है वो हो, उनको वहाँ से वो भगा देंगे। अब जब वो लोग वहाँ से भागेंगे तो उनके नेस्ट में होगा कुछ एग्स वगैरह भी मिलेंगे, तो उन्हीं अंडों को ये लोग चुरा लेते हैं, स्टील कर लेते हैं और उन पे ये फीड करते हैं, उनको खाते हैं। एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनकी स्पीशीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। इन्वेसिव स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखिए, अब हम जब आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि चलिए ये घटना हो रही है, या आप कहीं से भी जान सकते हो कि कोई घटना घटी है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। न्यूज़पेपर से आप खुद पढ़ भी सकते हो, आप किसी और जो न्यूज़ चैनल है वहाँ से सुन भी सकते हो। लेकिन मेरा क्या नज़रिया है यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि आपके किस पेपर में कहाँ पर ये काम आएगा। दूसरा, जो कंसेप्ट की इसके अंदर बात हो रही है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर ज़रूर आता होगा ना, वो क्या है वो हमें निकालना होगा। सबसे पहले तो क्योंकि ये जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। क्या एनवायरनमेंट के अंदर क्राउज आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या इन्वेसिव जो मैं बातें कर रही हूँ वो आती है? अब ये इन्वेसिव मैम पहले बता तो दीजिए कि होता क्या है। इन्वेसिव स्पीशी होने का मतलब होता है, एक तो स्पीशीज़ होने का क्या मतलब होता है, ये जो अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, यही एक क्राइटेरिया है कि उनको हम अलग स्पीशीज़ की तरह मानते हैं। जैसे ह्यूमंस क्या होते हैं? होमोसेपियंस होते हैं। फिर डॉग्स की अलग स्पीशीज़ होती है, हॉर्सेस की अलग स्पीशीज़ होती है, इनको हम स्पीशी बोलते हैं, या फिर हिंदी में बताऊं तो प्रजाति बोला जाता है इनको। तो अलग अलग प्रजाति है ये। अब हम बात करते हैं इन्वेसिव की। इन्वेसिव एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि ये क्या करेगा? जहाँ पर भी जाएगा वहीं पर जाकर हमला करेगा। अब ये इन्वेसिव जो स्पीशीज़ होती है ये सिर्फ एनिमल्स की ही नहीं होती है, यहाँ पर क्रोज की बात हो रही है, बर्ड्स की बात हो रही है। इन्वेसिव एक्चुअली में हर स्पीशी में पाया जाता है। इवन प्लांट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है कि कोई भी प्लांट्स क्या करेगा, किसी नए एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर अगर उसको लगा दिया जाए तो वहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ होती है वो उसके लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस लेकर आएगा कि उस लोकल स्पीशीज़ को वहाँ से हार्म करेगा या हटा ही देगा, अपने आप को स्प्रेड करता रहेगा, अपने आप को बढ़ाता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम देखते हैं कि केन्या की गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक तो ये इनके लिए इन्वेसिव स्पीशीज़ है, इनके जो बर्ड्स हैं, इनके जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, इनके जो फार्मर्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं ये कौवे, जाकर उनकी खेतों में बहुत ज़्यादा
मैं मानूंगी कि चोरी करते हैं, फसलों को ख़राब करते हैं। इनकी पॉपुलेशन वहाँ दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इंडियन हाउस क्रो इसका नाम है, कॉर्वस प्लैंडन्स इसका साइंटिफिक नेम है। तो लोकल जो इकोसिस्टम है उसको तो ये डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, साथ में वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर भी असर अब इन्होंने डालना शुरू कर दिया है। इवन जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस होता है, इनके होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर बीचेस के पास में, वहाँ पर भी ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर आके उनका खाना चुरा लेते हैं टेबल वगैरह से आके। तो इतना शरारती इनका बिहेवियर हम देख पाएंगे, इतने नोटोरियस ये हैं कि इन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ है वहाँ के लोगों को। और यही कारण है कि अब वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 मिलियन इन कौवे जो वहाँ पर हैं उनको दिसंबर 31, 2024 से पहले जहर देकर मार दिया जाएगा। 1 मिलियन यानी कि लगभग हम मानते हैं कि 10 लाख के करीब ये पूरे के पूरे कौवे वहाँ पर हैं, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल तरीके से मारने के यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया। अब इनको मारा कैसे जाएगा, ये कितना इथिकल है, कितना अनइथिकल है, क्या ह्यूमंस को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तरफ हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, एक तरफ हम बात करते हैं किसी की जान लेने की। ऐसा ही कुछ 2-3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया था, वहाँ पर भी जो जिराफ्स थे उनको मार दिया गया था। इवन हर कहीं ना कहीं एक बार एक कंट्री ने ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम दिए हैं। तो ये इथिकल नॉन इथिकल कितना है वो मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। मैं भी तो ज़रा चेक करूँ कि आपकी एथिक्स या जीएस पेपर 4 की तैयारी एक्चुअली में चल कैसी रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूपीएससी के अंदर हम देखें तो कम से कम यहाँ पर 10 से 15 नंबर की मैपिंग आ जाती है। और अब की बार भी 2024 के क्वेश्चन पेपर के अंदर हम ये देख पा रहे थे। और मेरा पूरा का पूरा ये टारगेट है कि मैं कम से कम आप लोगों को प्रीलिम्स में 20 नंबर मेरे न्यूज़पेपर अगर आपने डेली सुने हैं तो वहाँ से दिलवा दूँ। तो ये देखिए कैसे एक जो यहाँ पर केन्या की लोकेशन की बात करें हम तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे। यहाँ का जो ईस्टर्न भाग है, ऊपर हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, सोमालिया को। तो ये क्या है, सोमालिया कंट्री है। उसके नीचे हम देख पाएंगे यहाँ पर इथोपिया होता है, यहाँ पर ये इजिप्ट को हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे केन्या को। तो ये लोकेशन है, ये मेडागास्कर है। यहाँ पर इंडियन ओशन से क्या इसकी बाउंड्री टच हो रही है, तो यस इसका जो बॉर्डर है वो इंडियन ओशन के साथ में एक तरफ से टच हो रहा है। इवन जो ग्रेट लेक विक्टोरिया है वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर क्या कर रही है, मैच कर रही है या शेयर कर रही है केन्या कंट्री के साथ में। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, जो कि आपको मैप की मदद से अब ये हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगेन एक आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट। अब जीएस पेपर 2 में हमें पॉलिटी पढ़ना होता है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस पढ़ना होता है। आप लोग जरा हेडिंग पढ़ के मुझे बताइए कि कौन से यहाँ पर किस सब्जेक्ट के अंदर इस आर्टिकल को हम डाल सकते हैं। देखते हैं, हाउ द थर्ड इनिंग ऑफ मोदी हसीना पार्टनरशिप कैन बेनिफिट इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या ये पॉलिटी की बात करें? यस, दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलने वाले हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश के। लेकिन बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ये जीएस पेपर 2 के अंदर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। हमें क्या देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे होने वाले हैं। फिलहाल बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशंस की यहाँ पर ज़्यादा बात की जा रही है। बायलैटरल यानी जब दो देशों के बीच का संबंध हो, बायलैटरल हो, एक इंडिया है यहाँ पर, एक बांग्लादेश है, दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन की बात हो रही है। अगर ये शब्द यहाँ पर मल्टीलैटरल आ जाता तो इसका मतलब होता कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ में रिलेशंस की बात कर रही है, या कुछ अच्छा या बुरा जो भी वहाँ पर ग्रुपिंग है उस शब्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीलैटरल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ये बात हो रही है। फिलहाल देखिए क्या हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश ने प्लेज किया है एक दूसरे के साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को, सीपा इसको बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। यानी कि हमारे जो इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्रीय रूप से हम लोगों को कैसे एक दूसरे के साथ में संबंध बनाना है, उसके ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई हैं कि इसके ऊपर किन किन चीज़ों पे साइन किया जाएगा। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी उनसे मिले हैं। हमारी काउंटर पार्ट जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना से हैदराबाद के अंदर उनकी मुलाकात हुई
और हम देखते हैं कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इंडिया की तरफ से एक मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी शुरुआत की जाएगी बांग्लादेश के सिटीजन्स के लिए, यानी कि क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हैं अगर वो किसी मेडिकल कारणों की वजह से इंडिया के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो इंडिया के अंदर आना चाहते हैं। तो अब हम देख पाएंगे इसके अलावा जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर के ऊपर हमें आराम से दिखाई देता है कि कैसे इंडिया और जो बांग्लादेश है दोनों ही कंट्रीज़ का यहाँ पर कुछ न कुछ महत्व रहता है। तीस्ता नदी जो कि असम से होते हुए फिर बांग्लादेश के अंदर भी चली जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी ये हमारे इंडिया के लिए है, क्योंकि हमारे इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इंडिया की हैवीएस्ट वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम नदी को देखें तो ये है, वहाँ पर जाके तीस्ता हो जाती है। तो इसके ऊपर भी हमारे अग्रीमेंट हो रहे हैं कि उसका जो पानी हमें शेयर करना पड़ता है बांग्लादेश को और इंडिया को, उसमें भी हम एक टेक्निकल टीम बना रहे हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। इवन हाई कमीशन की भी ओपनिंग की बात हो रही है कि रंगपुर के अंदर एक हाई कमीशन, असिस्टेंट हाई कमीशन की ओपनिंग की जाएगी। अभी के लिए 10 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दिल्ली एंड ढाका दोनों की कोलैबोरेशन के साथ में ही साइन किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश शेख हसीना से हैदराबाद हाउस में बात करने के लिए पहुंचे भी हैं कि इनके ऊपर अब हम साइन करते हैं। कुछ और फैक्ट मैं आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल बताना चाहूँगी। अगेन याद रखिएगा, हमें 20 नंबर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की मदद से प्रीलिम्स में लेकर आने हैं। फैक्ट में बताऊं तो एक तो ये बात जान लीजिए कि हमारे लिए बांग्लादेश इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। बांग्लादेश कभी इंडिया का ही हिस्सा होता था, फिर बांग्लादेश एज अ कंट्री उभर कर आता है। 1947 में हमें समझ में आता है कि 2 कंट्रीज़ हमसे एक्चुअली में पार्टिसिपेशन होता है। पहली कौन सी कंट्री थी, वो होती है पाकिस्तान, और दूसरा होता है ईस्ट पाकिस्तान। फिर हम देखते हैं कि 1972 के अंदर हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको बोला जाता है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी। तो वो इंदिरा गांधी यहाँ पर क्या करती हैं कि 1972 के अंदर साथ देती हैं ईस्ट पाकिस्तान के जो कुछ राइवल्स थे, जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से नाखुश थे, उन सब का वहाँ पर साथ दिया जाता है और इंडिया की मदद के साथ में ही बांग्लादेश की स्थापना होती है। एक कंट्री यहाँ पर उभर कर सामने आती है। ये संबंध हम देख पाते हैं। 1872 से ही लगातार यहाँ पर इंडिया के जो रिलेशन रहे हैं वो काफ़ी सहज रहे हैं। इतने ज़्यादा हमारे अंदर फ्रैक्शंस हम देखने को नहीं मिलते हैं। हिस्ट्री आप लोग अब समझ सके हैं कि एक्चुअली में जो रिलेशंस रहे हैं वो कैसे आए हैं। अब हम थोड़ा प्रेजेंट की बात करते हैं। सीपा के व्यू से देखें, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है इंडिया के लिए, और इंडिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बांग्लादेश के लिए, ज़रा ये समझते हैं। क्योंकि बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया के अंदर, अब अगर आप एशिया को यहाँ पर बांटेंगे तो हम एशिया को कम से कम 6 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सेंट्रल एशिया होता है, नॉर्थ एशिया होता है, इधर वेस्टर्न एशिया होगा, फिर हम साउथ ईस्ट एशिया को देख पाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया के बाद में हम वेस्ट एशिया को देख पाएंगे। इसी तरीके से जो साउथ एशिया है उसके अंदर बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया के अंदर हमें 10 से 12 कंट्रीज़ एक्चुअली में जो मेन कंट्रीज़ है वो दिखाई देती हैं, जिसमें म्यांमार, इंडोनेशिया, हम वियतनाम को देख पाएंगे। तो इन सभी में सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेड का रिलेशनशिप है वो बांग्लादेश के साथ में ही है। बांग्लादेश की तरफ से देखें तो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा पार्टनर है बांग्लादेश का। अब एशिया और साउथ एशिया में फ़र्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एशिया के जो 6ठा भाग है साउथ एशिया, वो एक 1/6 पोर्शन है पूरे के पूरे एशिया का। तो हम पूरे एशिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप जो है वो करते हैं किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के हम इतने बड़े हैं, हम किसी और देश के साथ में करते होंगे, राइट। चाइना के साथ हमारे ज़्यादा ट्रेड रिलेशन है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो। फिर हम देखते हैं कि इंडिया जो है बांग्लादेश के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है पूरे एशिया में। बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आता है, खास करके उनकी जो टेक्सटाइल की हम देखते हैं कि भरमार है वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। लगभग 2 बिलियन बांग्लादेशी एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला था 2022-2023 के अंदर भी। ये डॉलर की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कुछ हमारे लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो याद रखने ज़रूरी थे। मैपिंग की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि
कि मैपिंग के लिए कोई बहुत अच्छा सोर्स है नहीं, तो कुछ मैपिंग हम यहाँ पर न्यूज़पेपर की मदद से करते हुए चलेंगे, कुछ के लिए मैं बिल्कुल अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिसमें वर्ल्ड और इंडियन जो मैपिंग है उसको हम एक एक करके एक एक कॉन्टिनेंट के साथ, कंट्री के साथ आराम से साथ साथ करते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश जो है वो, अगर हम प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट देखें तो अब की बार एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा गया था। प्रीलिम्स 2024 में एक सवाल आया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से पूछा गया था पहला ऑप्शन कि किस कंट्री का बॉर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से मिलता है। पहला ऑप्शन था कनाडा एंड यूएसए, उसके बाद हम देखते हैं इंडिया एंड चाइना को। और इसी प्रकार से अगर इतने ईजी सवाल आते हैं और हम अगर इतने ईजी सवालों को भी गलत कर देते हैं तो फिर इस पेपर के लिए तैयारी पे हमें दोबारा एक बार सोच करनी चाहिए। इसीलिए ऐसा कोई सवाल गलत ना हो, मैं आप लोगों के लोग बता देती हूँ कि इंडिया जो अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ में। आप सोचेंगे मैम चाइना के साथ में भी तो काफ़ी है, नहीं, क्योंकि नेपाल और भूटान बीच में आ जाते हैं, तो इसी वजह से हम चाइना के साथ में इतना ज़्यादा हमारा जो बॉर्डर है वो शेयर नहीं करते हैं। दूसरी बात याद रखिए कि बांग्लादेश केवल यहाँ से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, रेदर मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि जो इधर का पूरा पार्ट है ये क्या है, इतनी बड़ी टेरिटरी को यहाँ पर बॉर्डर शेयर बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। बांग्लादेश के और जो नेपाल और भूटान के बीच में एरिया है ये सिक्किम स्टेट है, और इसके बीच के इस पतले से कॉरिडोर को बोला जाता है चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि है अबाउट जीएसटी रिलीफ फ्रॉम रेंट्स इन हॉस्टल आउटसाइड कैंपस टू प्लेटफॉर्म टिकट्स रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम्स। देखिए जीएसटी क्या है पहले तो आप लोगों को वो पता होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट था तो मैं उसी के साथ में आपको समझाऊंगी कि जीएसटी क्या है, ये जीएसटी काउंसिल क्या हो रही है, किस चीज़ में रिलीफ मिल रहा है, और चलिए ज़रा इसकी तरफ देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है हमारे लिए, जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में भी हम देखेंगे इकोनॉमी जो हमें पढ़ना होता है, साथ ही में ये पॉलिटी का भी मुद्दा है। पॉलिटी का मुद्दा क्यों है, जीएस पेपर 2 के अंदर भी हम इसकी इम्पोर्टेंस को देख पाएंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट के साथ में जीएसटी बनती है। अमेंडमेंट के साथ जीएसटी को बनाया जाता है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, मेन स्टडी हमेशा रहना चाहिए। ऑल्दो टॉपिक थोड़ा सा पुराना हो चुका है, काफ़ी समय पहले जीएसटी जो है 2018 के राउंड यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन स्टिल हम इसके बारे में ज़रा सा समझेंगे। तो 2 पेपर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि बात क्या हो रही है। अभी एक्चुअली में 53rd यहाँ पर जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई है वहाँ पर उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि फ़िलहाल भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक्चुअली में निर्मला सीतारमन जी हैं, इसी वजह से वो इसको चेयर कर रही थी, यानी कि इसकी अध्यक्ष थी, चेयरमैन थी, और वो इसकी जो हेड हैं वो है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में हम देखेंगे कि यहाँ पर 28 स्टेट्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करती है, +2 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। एक इसमें होती है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि लेजिस्लेचर के साथ में यही है। दूसरी यहाँ पर क्या होती है, दूसरी होती है पौंडीचेरी। तो ये दोनों ऐसी है जो यहाँ पर इनकी तरफ से प्रतिनिधित्व को, जो यहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं उनको भेजा जाता है जीएसटी की काउंसिल में बैठने के लिए। और हर जीएसटी का जो मेंबर होता है उसमें से एक वाइस चेयरमैन भी बनता है। वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, ये जो 30 हमारे पास मेंबर आए हुए हैं हर स्टेट से और 2 यूटी से, ये एक साल चेयर करेंगे, यानी कि इनकी एक टर्म होगी। एक साल वाइस चेयरमैन हो सकता है जम्मू कश्मीर से बने, फिर दूसरे साल हिमाचल प्रदेश से बने, इसी तरीके से राउंड अप ये हमेशा होता रहेगा। तो अभी 53rd मीटिंग हुई है, यानी कि सेकंड राउंड अप जो है वो फिलहाल वाइस चेयरमैन का चल रहा है। अब जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उनकी जो मीटिंग होती है उसके अंदर फिलहाल थोड़े से बदलाव लेकर आए गए। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी अगर रेंट पे रह रहा है, हॉस्टल्स के अंदर, कैंपस वगैरह से बाहर रहता है, स्टूडेंट है और 20,000 तक का उसका रेंट है, तो उस पर क्या होगा, कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि रिलीफ दिया गया है। तो इसी वजह से ये बोला जा रहा है। फिर कुछ प्लेटफॉर्म टिकट्स वगैरह जो होती हैं, वेटिंग रूम के और क्लॉक रूम फैसिलिटीज जो रेलवे स्टेशन पे मिलती है, उससे भी जीएसटी को यहाँ पर हटा दिया गया है। ये कॉम्पनसेशन तो हम इसको नहीं बोलेंगे, रिलीफ ही एक अच्छा शब्द है इसके लिए बोलने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ के थोड़ा सा जीएसटी को और अच्छे से समझते हैं, ताकि हमारे टॉपिक्स भी साथ में कवर होते जाए न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के साथ में। अब हम देखते हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। मेंबर्स हम ऑलरेडी हमें पता है 29 स्टेट मेंबर्स होंगे, 2 यूनियन, यहाँ पर 28 होगा एक्चुअली में, ये पुराना गलती से लिखा गया है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाता है,
दो यूनियन मिनिस्टर भी इसका पार्ट बनते हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद में होते हैं और दूसरा एक और मिनिस्टर यूनियन की तरफ से यानी सेंटर की तरफ से आएगा। तो टोटल 32 मेंबर्स फिलहाल इसके अंदर हैं। वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं वो ईच फ्रॉम वन स्टेट से होके क्या होते हैं, मतलब राउंड अप होते रहते हैं। इसके अलावा जीएसटी में जीएसटी सेक्रेटेरिएट भी बनी हुई है, एडिशनल सेक्रेटरी इसमें काम करते हैं, 4 कमिश्नर यहाँ पर जीएसटी जो सेक्रेटेरिएट है उसमें काम करते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं और सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी इसमें काफ़ी रोल है। अब ये किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या संविधान के अंदर इसका मेंशन है या नहीं है, तो मैं बता दूं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 279 ए के तहत इसको संविधान के अंदर डाला गया। अब ये ए क्या होता है, जब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप में नहीं थी और फिर आप उसी के साथ में उसको डाल रहे हो तो ए बी सी ऐसे नंबरिंग पीछे लगा दी जाती है ताकि हमें पता रहे कि ये बाद में डला है और इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। फिलहाल देखते हैं कि इस पे फैसला कैसे होता है। मान लीजिए रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन ये रिलीफ दिया कैसे गया, क्या केवल फाइनेंस मिनिस्टर के कहने से ये हो गया? नहीं, वोटिंग करवाई जाती है और वोटिंग की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेंटर के पास 1/3 वोट होती है काउंसिल की, यानी कि अगर 100 वोट्स का आपको परसेंटेज निकालना है तो 33.3% सेंटर की वोटिंग की मानी जाएगी और 2/3 जो वेटेज होगा वो होता है काउंसिल के अदर पास में, यानी कि जो हमें और 30 मेंबर्स लगते हैं 28 स्टेट से और 2 यूटी से, उनकी जो होती है वेटेज वो 2/3 होती है। डिसीजन अगर आपको लेना है तो मिनिमम 75% वोट सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब 2/3 में हम देखते हैं 66.6% होता है, तो यानी सेंटर की तरफ से भी जो 2 मेंबर आ रहे हैं उनमें से भी 1 मेंबर को कम से कम आपके साथ में होना चाहिए, तभी कोई डिसीजन जो है वो पारित हो सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये प्रपोज टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर एक्चुअली में है क्या। सो देखिए कैसे हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था जीएसटी के अंदर जिसको प्रपोज किया गया, उसमें बोला गया कि हमारे पास 2 तरीके के टैक्स हो सकते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी भी आता है जिसमें हम कस्टम्स को छोड़ देते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स को लिया जाता है, जो कि कौन लेगा आपसे, यहाँ पर CBDT लेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आकर आपसे इनकम टैक्स लेंगे, वेल्थ टैक्स लेंगे। ये दोनों जो टैक्स आएंगे वो आते हैं डायरेक्ट के अंदर, कि आपसे पूछ के लिया जाएगा कि आपको इतनी इनकम आ गई है, अब हमें डायरेक्टली टैक्स भर दो। इनडायरेक्ट यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपसे टैक्स लिया जा रहा है, ना ही आप उस टैक्स को एक्चुअली में किसी के पास जाके भर रहे हो, ना ही आपको पता चल रहा है कि 5% टैक्स दिया आपने 10%। इनडायरेक्ट यानी कि आपने कोई शर्ट खरीद ली है और उसके ऊपर कोई टैक्स लगा हुआ था 2%, लेकिन आपने तो ये पता ही नहीं था आपको, आपने कोई अलग से 2% उसके ऊपर टैक्स दिया भी नहीं, ये होता है इनडायरेक्ट। अब इसमें इंट्रा स्टेट ट्रेड आ जाते हैं, यानी एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर, क्योंकि इंट्रा शब्द यहाँ पर हो रहा है, तो एक स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर ट्रेड किया जा रहा है तो उस पर टैक्स तो लगना चाहिए। दूसरा यहाँ पर इंटर स्टेट आता है कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जब ट्रेड हो रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा इनडायरेक्ट। फिर इंट्रा स्टेट में भी हम देखते हैं कि 2 तरीके से हम यहाँ पर देख पाते हैं। एक होता है CGST यानी कि सेंट्रल GST, जो कि सेंटर कलेक्ट करता है, सीधा हम देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास वो आता है। दूसरा होता है SGST। अब SGST क्या होगा, स्टेट भी इसमें कलेक्ट करेगी। इंटर स्टेट में केवल और केवल यहाँ पर IGST किया जाता है, जो कि क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। अब ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई सामान जा रहा है तो ये सेंटर अब इस पर टैक्स लेगी। एक स्टेट के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, किसी शहर से दूसरे शहर में सामान जा रहा है तो स्टेट भी उसमें अपना टैक्स ले सकती है, क्योंकि उसी स्टेट के अंदर का वो मामला है। इसको जरा आप याद रखिएगा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जीएसटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगेन CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST यानी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, IGST यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको याद रखना चाहिए। CGST अगेन क्या होती है, इसने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जो सर्विस टैक्स लगता था उसको रिप्लेस कर दिया है। ये सेल के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कवर अप करता है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसका किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब SGST ने पहले इसकी जगह पर पहले SGST की जगह पे क्या लगता था, स्टेट वेट लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था। इन सबको रिप्लेस कर दिया है एक ही टैक्स से, जो कि अब स्टेट GST टैक्स लगता है। कवर टैक्सिंग ऑफ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन अगेन स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो इसका करती है। और IGST जो कि इंटर स्टेट GST होता है वो इंटर स्टेट सप्लायर्स पे लगाया जाता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के इम्पोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है।
अब जीएसटी की जो रिजीम है उस पर कितनी एप्लीकेबिलिटी होती है ज़रा उसको समझिए। जीएसटी जो होता है एक्सपोर्ट के ऊपर 0 रेटेड लगाया जाता है। आप कोई चीज़ क्या कर रहे हो, कंट्री से बाहर भेज रहे हो या स्टेट से बाहर भेज रहे हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जिसने वो लिया है, उसको इम्पोर्ट किया है, उनके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगता है। तो उनके ऊपर क्या लगता है, IGST। जीएसटी अल्कोहल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात है, इसको याद रखिएगा। क्या बार्स पे जीएसटी है? यस, बार पे लगता है। आप क्लब्स में, बार्स में जा रहे हो, आपके ऊपर हाईएस्ट लगेगा एंटरटेनमेंट टैक्स के ऊपर 28% लगाया गया है। लेकिन अल्कोहल, शराब और पेट्रोलियम, यहाँ पर पेट्रोल जो होता है उसके ऊपर ये नहीं लगता है ईंधन के रूप में। बट जो टबैको के प्रोडक्ट होते हैं उनको जीएसटी के फ्रेम में रखा गया। टबैको यानी कि तंबाकू। तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में शायद इंटर रेलिवेंस जो इसकी हम देख रहे हैं वो ना भी हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो हो सकती है वो एक्स्ट्रा परसेंटेज भी लगा सकती है जीएसटी के अलावा अगर चाहे तो। रेट क्या होते हैं जीएसटी के अंदर? देखिए जीएसटी के अंदर एक तो यही बात है कि कोई नेसेसिटीज़ नहीं जो भी है, जैसे कि आटा वगैरह या कोई भी नेसेसिटी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको लगता है तो उस पर कोई जीएसटी है नहीं। फिर एग्रीकल्चर, मेडिसिन और जो डेली की नीड्स है उनके ऊपर 5% की जीएसटी लगाई गई है। 12% जीएसटी, सिर्फ 4 ही फ्रेम है हमारे पास जीएसटी के। एक होता है 5%, दूसरा होता है 12%, तीसरा 18% और फोर्थ होता है 28%। तो इसमें हम देखते हैं 12% लगता है सोल्ट, नमक, बिस्किट, कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह ऐसी जगहों पर। 18% लगाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लाइक ट्रैवल आप कोई कर रहा है, होटल में रह रहा है, कार्स वगैरह चलाता है, उनके ऊपर। 28% जीएसटी लगता है लग्जरी आइटम्स के ऊपर, जैसे एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, 5 स्टार होटल्स में कोई रहता है तो उनके ऊपर, यानी अगर उनका 100 रुपये का खर्चा है किसी चीज़ का तो उनके ऊपर 28 रुपये उनसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे क्योंकि वो इन जगहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये होता है जीएसटी का फ्रेम। अब जीएसटी के फायदे क्या हैं? एक तो इसने ट्रांजिशन कॉस्ट को घटा दिया है क्योंकि आपको 10 तरीके के टैक्स अब नहीं भरने, आप एक ही टैक्स दीजिए इनडायरेक्ट और निकल जाइए। दूसरा, इसने जो कास्केडिंग इफेक्ट था, कास्केडिंग वही इफेक्ट है कि आपने एक टैक्स दिया, 10 रुपये यहाँ पे दे दिया, दूसरा दिया 8 वहाँ पे दिए, तीसरा दिया, ऐसे कर करके टैक्स का कास्केडिंग इफेक्ट्स हो गया, वो बढ़ते जा रही हैं। मल्टीप्लाई एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पर हट गया है। सिंगल टैक्सेशन पॉइंट बन गया है। करप्शन कम हो गया है क्योंकि एक ही जगह पर आपको आगे भरना है। यूनिफॉर्म टैक्स के रेट हैं, सबको पता है कि इतना काम होगा तो इतने % ही आपको देना पड़ेगा। चीपर एक्सपोर्ट हो गए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट से कोई लिया ही नहीं जा रहा है टैक्स। परचेज चेंजेस जो है, प्राइजेज जो है, उसमें जो आप खर्चते हैं एट द एंड जो टैक्स सबको भरना पड़ता है वो लास्ट परचेजर को यहाँ पर भरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ बना रहा है कोई, फिर वो किसी और को देता है, फिर वो लेकर आकर लास्ट में मैं उस चीज़ को खरीदती हूँ, सामान को खरीदती हूँ। शर्ट का एग्जाम्पल ही मैं लेती हूँ तो पूरा जो जीएसटी था वो किसको पे करना पड़ेगा? मुझे पे करना पड़ेगा। तो इन सब का जीएसटी एक्चुअली में हटता रहता है। तो यही है कि रिड्यूस हो जाता है परचेजिंग पावर में। ट्रांसपेरेंसी इसकी वजह से ज़्यादा आ गई है। हम देखते हैं स्पष्टता ज़्यादा है, आप देख पाते हैं कि इतना % यहाँ पर टैक्स है, यूनिफॉर्म रेट वगैरह, तो ये यहाँ का इसका फ़ायदा हमें दिखाई देता है। फिलहाल इसी के अंदर स्टेट बजट ने एक विश लिस्ट भी कुछ निकाली थी। स्टेट भी चाहती हैं कि क्योंकि ये काउंसिल हो रही है तो हमारे साथ कुछ ज़्यादा हमें मिले, कुछ फ़ायदा हम लोगों को मिले, तो उसमें अलग अलग स्टेट की तरफ से बयान आए, जैसे कि कुछ स्पेशल पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज की ग्रांट के लिए यहाँ पर मांगा गया है स्टेट के मिनिस्टर्स के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर खासकर, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ के लिए डिमांड की गई है कि हमें पैसा दिया जाए। क्योंकि अभी क्या होगा, गवर्नमेंट का क्योंकि इलेक्शन चल रहा था तो इस वजह से क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरिम बजट को प्रस्तुत किया था कि हमें इंटरिम बजट जो है हम दे रहे हैं। अब इंटरिम बजट और बजट में फ़र्क क्या है वो हम आगे चल के थोड़ा सा समझेंगे कि बजट क्या होता है। गवर्नमेंट हर साल अपना बजट निकालती है जिसमें वो बताती है कि कितना हमें खर्च करना है, कितना पैसा कहाँ से हमें मिलेगा। तो जो वो उससे पहले भी वो एक फाइनेंशियल अनाउंसमेंट यहाँ पर निकालती है, फाइनेंशियल सर्विस भी आप उसको बोल सकते हो, सर्वे सॉरी। तो फाइनेंशियल सर्वे जो होता है वो उससे पहले निकाल दिया जाता है, जो उससे पहले साल के खर्चों को पूरा का पूरा हमें बताता है कि इससे पहले साल देखिए इतना इतना खर्च हुआ था। अब हम बजट में लेकर आए हैं कि हम किसी स्टेट को, किसी मिनिस्टर को, किसी डिपार्टमेंट को इतना पैसा देंगे और उसके बाद वो उस तरीके से काम करेंगे। फिलहाल जीएसटी के अंदर काफ़ी सारी जो डिमांड की गई है वो यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए ही की गई है। जैसे कर्नाटका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कृष्णा बायरे गोवडे, उन्होंने मांगा है कि फाइनेंस कमीशन को ये रिकमेंड किया जाए कि वो स्टेट को लगभग 11,495 करोड़ की यहाँ पर
जो पैसे हैं उतने पैसे हमें दिए जाए और स्पेशल ग्रांट किया जाए। पहले ही उनको 5,300 करोड़ ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन वो 11,500 करोड़ की और डिमांड कर रहे हैं। स्पेशली वो कह रहे हैं क्योंकि हमें हमारा जो बांद्रा वाटर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर और ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है। ऐसे ही राजस्थान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दिया कुमारी, उनकी तरफ से भी बोला गया है कि उनको, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान में कैनल प्रोजेक्ट और जन जीवन मिशन है उसके अंदर कुछ पैसा चाहिए, तो उन्होंने भी पैसे में यहाँ पर मांग की है कि हमें भी जो पैसा है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, रेलवे लिंक के लिए। तो ये सब भी यहाँ पर किया जाता है। अब ये सब यहाँ पर जो डिमांड की जा रही है वो कैसे हो रही है, चलिए इसको भी समझते हैं। फाइनेंस कमीशन का जिक्र यहाँ पर आया। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? एक ऐसा कमीशन बनाया गया है जिसमें जो GST का पैसा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, कुछ परसेंटेज ये क्या करता है, सेंटर को दे देता है डिवाइड करके, और उसके बाद बचा हुआ स्टेट को देता है, क्योंकि स्टेट तो पहले अपना पैसा खुद कमा रहे थे ना अपने टैक्स लगा लगा के। लेकिन सेंटर ने बोला कि देखिए फ़ायदा ऐसा होगा कि हम एक GST ले आते हैं, उससे हम सबको फ़ायदा होगा। स्टेट बोले ठीक है, आप लोग हमें हमारा जो स्टेट का जो हम पैसा कमाते थे वो दे दीजिएगा, बचा हुआ आप खुद भी रख लीजिएगा, और ठीक है लोगों को भी इससे आसानी होगी। तो उसी को हेड बनाने के लिए, इस काम को बांटने के लिए कि पैसे को बांटेगा कौन, बनाया गया फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन का यही काम होता है कि वो किस स्टेट को कितने पैसे देने हैं, सेंटर को कितने देते हैं, इसको बांटने का काम वो करता है। तो ये पूरे के पूरे पैसे भी इस तरीके से मांगे जाते हैं। फिलहाल देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है इंटरिम बजट एंड यूनियन बजट में। इंटरिम बजट अगेन कुछ महीनों के लिए होता है केवल, क्योंकि इलेक्शन आने वाले होते हैं, नई गवर्नमेंट बनती है, तो तब तक के खर्चे हमें निकालने हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि इसी साल जनरल इलेक्शन हुए थे, तो इस कुछ महीनों के लिए इंटरिम बजट को लाया गया, यानी कि जो मेन बजट होगा वो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे प्रस्तुत करेंगे। हम देखते हैं इलेक्शन से पहले ही इंटरिम बजट को दिया जाता है, और ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आप चाहें तो इंटरिम बजट दे दीजिए, नहीं भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ना भी दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं यूनियन बजट को। यूनियन बजट पूरे साल का होता है, कुछ महीनों का नहीं होता है। दूसरा, जब इलेक्शन नहीं हो रहे होते हैं जनरल, तभी इसको प्रस्तुत किया जाता है कि पूरे साल का खर्च इसमें है। और तीसरा, ये मैंडेटरी होता है कि हर साल फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से यहाँ पर परमिशन लेने के बाद में इसको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, और खासकर लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन बजट को भी जरा थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, क्योंकि कंसेप्ट हम समझ रहे हैं साथ साथ। वर्ड जो बजट का है वो एक्चुअली में मिडिल इंग्लिश वर्ड बॉगेट से निकला था। अब ये कहाँ से आता है? ये मिडिल फ्रेंच बॉगेटी वर्ड से निकलता है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, क्योंकि लेदर के बैग के अंदर इसको लेकर जाया जाता था, और हम भी इसको लेदर बैग में लाते थे। लेकिन 2017 में हमने इसको चेंज कर दिया, लेदर बैग की जगह अब हम इसको बही खाते में, रेड जो बही खाता होता है उसके अंदर इसको लेकर आते हैं, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा थी। इसी तरीके से इंडिया के कल्चर में बजट वगैरह है जो खाते होते थे उनको रखा जाता था। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी इनकम भी दिखाते हैं और एक्सपेंडिचर भी दिखाते हैं। गवर्नमेंट इसमें करती है कि हमारा कितना हमें इनकम हो रही है, कितना हम कमा रहे हैं, और कितना हमारा खर्च हो रहा है, वो सारा का सारा हिसाब जो होती है गवर्नमेंट सरकार वो बजट के अंदर देती है। अब आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी हर जो आर्थिक साल होता है, जो कि कब माना जाता है, वैसे तो हमारा ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से, लेकिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और ये जो होता है ये 31 दिसंबर तक होता है। तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो दोनों हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें वो अपने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो एक साल में उन्होंने किया है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानी जाएगी। यानी कि फाइनेंशियल हम बोल सकते हैं इसको सर्वे भी, फाइनेंस सर्वे भी ये होता है, जो कि बजट से पहले यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो राज्यसभा के अंदर भी यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, जिसके बाद में कंक्लूजन स्पीच दी जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और लोकसभा में भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ही इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। ये आप लोगों ने अपने पॉलिटी यानी GS पेपर 2 के अंदर पढ़े होंगे, लक्ष्मीकांत में भी, वैसे भी कभी ना कभी इनका जिक्र जरूर सुना होगा। इनको ज़रा आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे।
डेट की बात करें तो देखिए बजट जो है वो पार्लियामेंट में उसकी फिक्स डेट है जो कि वो होती थी, मतलब कि अप्रैल होती थी, लेकिन हम देखते हैं 2017 से ही 1 फरवरी को इसको अब अर्लियर कर दिया गया है ताकि वर्किंग डेज जो होते हैं फरवरी के उसमें हम आराम से काम कर पाएँ और आराम से लेकर जो बजट है उसके ऊपर लेकर आए, क्योंकि फरवरी के अंदर कर देंगे तो अप्रैल तक का जो महीना है उसको हम आराम से कवर अप कर पाएंगे 2 महीने का जो खर्च होता है। 1999 से जनरल बजट जो होता है वो एक्चुअली में 11 बजे सुबह के प्रस्तुत किया जाता था। उससे पहले 1999 से पहले ये शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। हाउस हम फिर से देखेंगे लोकसभा में प्रेजेंट होता है। लोकसभा में क्यों? क्योंकि बजट जो है वो एक मनी बिल है और मनी बिल कहाँ पे आता है? आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल के रूल हैं कि उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेके सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको प्रेजेंट करते हैं। बजट की एक स्पीच होती है जो कि यूजुअली 2 पार्ट में होती है। पार्ट ए जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे और जर्नल जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी था उसके बारे में बात करता है, और पार्ट बी होता है टैक्सेशन के प्रपोजल्स के तहत। और इसके बाद हम फंड्स की बात करते हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि चीफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट का होता है। ये इसको आप एक तरीके से बैंक अकाउंट की तरह मान के चल सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड यानी कि इकट्ठा किया हुआ फंड ये है। अब इसमें क्या होता है, ये जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की जो भी कमाई हुई है उसको इसमें रखा जाता है। जैसे टैक्स आ गए हैं सारे के सारे, वो इनकम यहाँ पर आती है, इसी में से सारे खर्चे निकाले जाते हैं, सबको सैलरीज दी जाती हैं, जो भी खर्च हमारे हो रहे हैं वो यहाँ से निकाले जाते हैं। पार्लियामेंट्री अथॉराइजेशन क्या पहले रिक्वायर है? मान लीजिए कोई खर्चा किया जा रहा है तो हाँ, पहले आपको पार्लियामेंट से परमिशन या अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। आर्टिकल के ये 266 आर्टिकल के पार्ट 1 के अंडर ये आता है। पब्लिक अकाउंट की बात करें तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैसा है वो होता है पब्लिक का पैसा, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जिसको नहीं रखा गया। यानी कि कोई बाहर गया हुआ है फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में कमाई करने के लिए और वो अपने पैसे को भेज रहा है, तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा एक्चुअली में क्या है, हम लायबिलिटी की तरह देखेंगे इसको कि एक लायबिलिटी है गवर्नमेंट की कि उसको पेरेंट्स को उसको ये पैसा देना है। तो गवर्नमेंट का ये खुद की इनकम नहीं है, पब्लिक के ये पैसे हैं। आर्टिकल 2662 के अंदर ये आता है। लास्ट में है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि इमरजेंसी के लिए यहाँ पर रखा जाता है। इसमें फिक्स पैसे होते हैं, इसमें 500 करोड़ रुपए ही रखे जाते हैं। रखा एक्सपेंडिचर इसमें से कब होगा? जब कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो, जब हमने सोचा ना हो कि कोई घटना आ गई हो, बेसिकली इमरजेंसी। जब कोई इमरजेंसी आ गई हो तो इसको करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए पार्लियामेंट की जो परमिशन है वो खर्च करने के बाद में ली जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट आता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, पार्लियामेंट की मीटिंग बैठाएंगे सभी लोग, फिर वोटिंग कराएंगे, तो उतना समय नहीं होता। इसी वजह से पहले इसमें से खर्च कर सकते हैं और बाद में अथॉराइजेशन जो है उसको यहाँ पर लिया जा सकता है। आर्टिकल में यह आता है 267 सेक्शन 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रेलवे के एक्सीडेंट से रिलेटेड। अब क्योंकि हमें पता है कि रेलवे का जो एक्सीडेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसी वजह से आर्टिकल बात कर रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि रेलवे के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है। जून 17 की घटना को याद करिए कि कैसे एक जो ट्रेन है जलपाईगुड़ी के अंदर, हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में वहाँ पर देख पाते हैं कि कैसे 40 लोगों की डेथ हो गई और 10 लोगों की डेथ हो गई और 40 लोग उसमें इंजर्ड हो गए थे। तो ये एक दुर्घटना होती है, ट्रेन जो है खड़ी ट्रेन के ऊपर ही यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं ऐसा ही कुछ 1 साल पहले भी हुआ था जिसमें इतना खतरनाक यहाँ पर हमने दृश्य देखा था जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। ओडिशा की ट्रेन घटना आप लोगों को पिछले साल 2023 में जो हुई थी वो याद रही ही होगी। फिलहाल के लिए रेलवे बोर्ड के रिस्पॉन्स जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि कैसे रेलवे बोर्ड जो है इनिशियली कहता है कि प्राइमा फेसिया यानी जो दिखाई दे रहा है उसमें लोको पायलट की यहाँ पर गलती थी, यानी कि जो ट्रेन को चला रहे थे उनकी ज़्यादा गलती उनको दिखाई दे रही थी। लेकिन हर बार ऐसे ही कैसे होता है? फॉल्ट में हर बार यही देखने को मिलता है कि रेलवे बोर्ड इनिशियली ब्लेम कर देता है लोको पायलट को या फिर जो जूनियर स्टाफ है उनके ऊपर, लेकिन ये एक इंसान की वजह से दुर्घटना नहीं होती है, ऐसा यहाँ पर जो कुछ एक्सपर्ट्स है उनका मानना है। उनको लगता है कि देखिए जब आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाना होता है
तो उसमें बहुत सारे लोगों का प्रोसीजर है, एक चेन होती है, कमांड होती है, जिसमें स्टेशन मास्टर आ जाता है, जिसके अंदर सेक्शन कंट्रोलर आ जाता है, जिसका काम होता है डिविजनल हेडक्वार्टर से लेकर जो भी पूरी की पूरी मूवमेंट हो रही है उनके ऊपर मॉनिटर करते रहना। फिर इसमें सिग्नल स्टाफ आ जाता है, जिनका काम है सिग्नल देने का। वो सिग्नल देकर बताते हैं कि ठीक है, यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं गेटमेंट्स आ जाते हैं जो स्टेशंस के बीच में होते हैं, ये सब आते हैं और फिर एक ट्रेन को बोला जाता है कि लाइन जो है वो क्लियर है और अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से जब ऐसी गलतियां होती हैं, जैसे कि कोई ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर हो गया है, तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो रेलवे है उसके एक्सीडेंट होने की यहाँ पर जो परसेंटेज होती है वो एक्चुअली में बढ़ जाती है। तो इन सभी चीज़ों को रोकना होगा। क्या जो सिग्नल फेलियर होते हैं वो रूटीन इवेंट बन चुके हैं, लगातार होते ही रहते हैं। एक पेपर किया गया था जिसका नाम था एनालिसिस रिपोर्ट बाय हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी, 2017 की ये रिव्यू कमेटी थी। उन्होंने पेपर लिखा, मुकेश मल्होत्रा जो कि चीफ सिग्नल इंजीनियर थे, उन्होंने नोट किया कि 3% जो एक्सीडेंट होते हैं इंडियन रेलवे के वो होते हैं इक्विपमेंट में फेलियर होने की वजह से, यानी कि जो औजार हैं, इक्विपमेंट है, जब उनमें कोई फेलियर आ जाती है इसी वजह से वो होते हैं। तो 3% तक होते हैं। ड्राइवर को भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान यहाँ पर बिल्कुल रखना चाहिए। जब एक सिग्नल फेल होता है तो ट्रेन अपने खुद के क्वेश्चंस के अंदर ऑपरेट करती है। स्टेशन मास्टर जब ऐसा करता है तो उनको TA 912 के तहत में नोटिस देना होता है कि लाइन क्लियर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको एक टिकट उठानी पड़ती है। ड्राइवर के पास ये सजेशन भेजे जाते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है ट्रेन को रोक देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उनको रेड स्पॉट दिखाए जाते हैं ट्रेन के लिए कि अभी फ़िलहाल के लिए आपको रोक देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हर जब डिफेक्टिव सिग्नल मिलते हैं तो हर 2 मिनट के अंदर यहाँ पर स्पीड को कम किया जाता है, बहुत ध्यान रखा जाता है। 15 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ट्रेन की स्पीड को लाना होता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर कोताही बरती गई है, जिनके अंदर गड़बड़ी दिखाई देती है। इसी वजह से रेलवे को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए फ़िलहाल के लिए। फिर एक वर्ड का इस्तेमाल होता है जो कि है कवच। अब कवच क्या है? कवच एक्चुअली में इंडियन रेलवे के जो ये बैरिंग्स होते हैं उसमें ऑटोमेटेड ब्रेक की तरह काम करता है, यानी कि स्पीड से एक पर्टिकुलर से ज़्यादा अगर ट्रेन चल रही है और उसको लगता है कि सामने कोई दुर्घटना होने वाली है तो वो एकदम से अपने आप ही ब्रेक जो है वो लग जाएंगे। क्या कवच इस ट्रेन पे था? नहीं, इन ट्रेन पे कवच जो नहीं था। ये एंटी कॉलिजन डिवाइस है कि भिड़ंत जो है वो ना हो, वो इन रूट्स पे, इन रास्तों पे फ़िलहाल के लिए इंस्टॉल्ड नहीं था। ये अगर जो ट्रेन होती है, फ्री ट्रेन जो होती है जिसके अंदर माल जो है वो भरा जाता है, मालगाड़ी जिसको बोला जाता है, उसकी स्पीड को लगभग 45 किलोमीटर पर आवर कर देता है, स्लो कर देता है इतना ज़्यादा। और फ़िलहाल के लिए कवच जो है वो केवल और केवल 1500 किलोमीटर के ऊपर ही ऑपरेशनल है। अभी तक उससे ज़्यादा कवच फ़िलहाल एंटायर रेलवे स्टेशन के ऊपर लगी हुई नहीं है। तो यस, कवच के ऊपर भी काम करना चाहिए। इसके अलावा कुछ कमिटीज़ बनाई गई हैं जिन्होंने क्लोजली इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया है। रेलवे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनकी रिकमेंडेशंस को, कुछ को तो एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन अदर जो थी उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसका नाम था काकोधकर कमेटी। ये जो काकोधकर कमेटी थी, इनका बोलना था कि देखिए, रेलवे के जो 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक होता है रूल मेकिंग, यानी आप कोई कानून जो है वो बनाएंगे, रूल बनाएंगे, नियम बनाएंगे। दूसरा होता है ऑपरेशंस, कि इसका काम कैसे हो। और तीसरा यहाँ पर हम देख पाते हैं वो होता है रेगुलेशन का, कि अब इसको नियमावली जो है वो बन तो गई है, नियम बन तो गए हैं, वो काम कैसे करें, लेकिन अब उस पर और ज़्यादा ध्यान कैसे रखें कि वो काम करते रहेंगे। तो ये तीनों चीज़ों को एक्चुअली में रेलवे बोर्ड के पास ही रखा गया है कि वही इस पे सारे नियम भी बनाएंगे, काम भी करवाएंगे और फिर उनका ध्यान भी रखेंगे। इसी कमेटी का बोलना था, काकोधकर कमेटी का, कि देखिए, हमें एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की ज़रूरत है। एक अलग से हमें स्टैट्यूटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनानी चाहिए जो कि एक हाई लेवल पे बने और इंडियन जो सेफ्टी है रेलवे की उसको ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दिया जा सके। तो यही हम कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको अपनी प्रायोरिटीज़ को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और पॉलिटिकल कॉन्सेंसस को ध्यान में थोड़ा कम करते हुए क्या करना चाहिए, जो ग्रोथ है इंडियन रेलवेज़ की उसकी तरफ में ज़्यादा ध्यान दें। फिलहाल ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम देख पाएंगे GS पेपर 3 के अंदर कि डिजास्टर हो जाते हैं, उनके मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए या फिर उसको मिटिगेट कैसे कर देना चाहिए।
खैर यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं मेरे साथ में, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर से मिलेंगे और थोड़ा जल्दी मिलेंगे। आज वीडियो लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। मेरे वाईफाई में कुछ गड़बड़ थी, सब कुछ ठीक हो गया है। सुबह सुबह कल से हम मिलना शुरुआत करेंगे, और बाय, थैंक यू।